बहुत बहुत स्वागत। आप देख रहे हैं कहानी कुर्सी की। मैं हूं सौरभ आपके साथ। हमारे साथ हर्षवर्धन त्रिपाठी जी, विजय त्रिवेदी जी, प्रोफेसर संगीत रागी जी और समीर श्रीवांकर जी हैं। ब्रेक से पहले राज्यसभा चुनाव के नतीजे जो कल आए उसकी बात हम कर रहे थे। बिहार में कांग्रेस पार्टी के और आरजेडी के विधायक जो हैं बागी हो गए। वहाँ उड़ीसा के अंदर कांग्रेस के और बीजेडी के विधायक बागी हो गए। हरियाणा में भी क्रॉस वोटिंग की है कांग्रेस के विधायकों ने, और इस पर पंचों की राय थी कि अभी और बात हमें करनी चाहिए। तो एक बयान में आपको और दिखा देता हूं। गिरिराज सिंह, बिहार में चूंकि तेजस्वी यादव ने भी कहा कि हमको मालूम था कि कुछ लोग शायद हमारे इस चुनाव में हमारा साथ ना दें, लेकिन फिर भी हम लड़े। तो उन्होंने कहा कि तेजस्वी यादव को पहली फुर्सत में नेता विपक्ष के पद से इस्तीफा दे देना चाहिए। गिरिराज सिंह ने कहा कि कांग्रेस के विधायकों ने राहुल गांधी को भी आईना दिखाया है। अब सवाल यह है कि ये दोनों नेता अपनी पार्टी की बागडोर, अपनी पार्टी की लगाम कैसे टाइट करेंगे, कैसे कसेंगे। तेजस्वी यादव जी को विपक्ष के नेता पद पर से इस्तीफा कर देनी चाहिए। एक विधायक इनके ऊपर अविश्वास करे, ये दुर्भाग्यपूर्ण है। इंडी गठबंधन नाम का कोई चीज नहीं रहा। पार्टी के 19 विधायक और 4 ने आईना दिखाया राहुल गांधी को, 3 ने दिखाया, 4 ने दिखाया, आईना दिखाया कांग्रेस के विधायकों ने। अब जिस राहुल गांधी को रोज गैस का सिलेंडर लेकर के टोस्ट और कॉफी पी रहे हैं पार्लियामेंट के गेट पर, आज उनका पार्टी में ही राजनीतिक विश्वसनीयता खत्म हो चुका। इसलिए राहुल गांधी अपने आप को थिंक करें, सोचें कि आखिर ये पप्पू राहुल गांधी हैं या राहुल गांधी विपक्ष के नेता हैं। जो गिरिराज सिंह कह रहे हैं उसमें प्रॉब्लम यह है कि वो कह रहे हैं कि आपके साथ बड़ा बुरा हुआ राहुल गांधी के साथ तेजस्वी। उनको बुरा लगे तो, उनको तो बुरा लग नहीं रहा कि मेरे विधायक ने मुझे वोट नहीं दिया। क्यों सर? मुझे लग रहा है चुनाव जीतना हारना तो अलग बात है, लेकिन सीरियस मैटर है। नहीं, हारना जीतना नहीं, कि आप अपनी पार्टी को एकजुट करके नहीं रख पा रहे और जो इलेक्शंस हैं उनको सीरियसली नहीं ले रहे। मतलब भारतीय जनता पार्टी के लिए कुछ कहे नहीं कहे, वो अपने विधायक नहीं उसके बाद भी सीट जीत रहे। इसका मतलब वो एक्सरसाइज कर रहे हैं ना। किस तरह से कर रहे हैं वो अलग इशू हो सकता है, लेकिन और आप इस पर भी कोई चिंता नहीं कर रहे कि आपके एमएलए चले गए। तो जब घर से एक एक ईंट निकालेंगे तो घर तो गिरेगा ही ना। ये सीरियस बात ये है कि इसका मतलब पार्टी एक्टिविटीज़ को, ऑर्गेनाइजेशन को, संगठन को, जैसे वो विधायक साहब कह रहे थे हम लोग बड़े ही मजाक उड़ा रहे हो। ऐसे थोड़ी होते हैं राज्यसभा चुनावों में लोग एक एक की ड्यूटी लगा देते हैं लीडर्स की, कि भाई अपने एमएलए के लिए भी कि कैसे उनको लाया जाएगा, कैसे वोट डाला जाएगा, सारी एक्सरसाइज होती है और उस पर नजर रहती है। मैं कल भी देख रहा था दिन भर, हालांकि हम लोगों ने तो कल परसों कहा ही था कि ये विधायकों का ऐसा ही होना है, कोई इतनी बड़ी बात नहीं थी, लेकिन उन पर नजर रखी जाती है, उनको ट्रेनिंग दी जाती है और कैसे वोट डालना है। सबने किया बिहार में, जेडीयू के विधायकों की, बीजेपी के विधायकों को। उसमें ऐसा होता है इलेक्शन जब होते हैं राज्यसभा के, तो जो पार्टी का जो एजेंट, पार्टी का जो एजेंट होता है वो ये सिस्टम में है। पार्टी का जो एजेंट होता है वो वहां बैठा होता है और आपको वोट दिखाकर देना होता है। ऐसा नहीं है कि कोई सीक्रेट बैलेट की तरह से भी नहीं है। तो पार्टी डिसिप्लिन के साथ आपको चलना है, लेकिन पार्टी डिसिप्लिन तो तब होगा जब डिसिप्लिन करने वाला भी कोई बैठा हुआ हो। कोई देख ही नहीं रहा, राहुल गांधी हो, तेजस्वी, जिसको जिम्मेदारी दे। लेकिन ये तो कोई हैरानी की बात है। वो कह रहे हैं कि राजेश राम का एसएमएस आया था, एसएमएस से चुनाव, राजेश राम का एसएमएस आया, चुनाव प्रभारी पहले कह गए थे जो मन में आया वो कर लेना। वैसे अखिलेश प्रसाद सिंह पूर्व अध्यक्ष ने कहा तो हमने माना। कल भी मैंने कहा था कि कांग्रेस में अंतरात्मा की आवाज जो है बहुत समय से चल रही है। मैं वही कहने वाला था कि कल कहानी कुर्सी की उन्होंने सुना और उन्होंने कहा कि अंतरात्मा की आवाज विजय जी ने कहा है तो उसी को हम पालन करते हैं। अब वो कह रहे थे कि बड़े नेता का फोन नहीं आया। अब राहुल गांधी तो भूपेंद्र बोरा को फोन किया था असम में जो पार्टी छोड़ने वाले थे, उसके बाद भूपेंद्र बोरा रुके क्या? 15 मिनट समझा, उसके बाद नहीं रुके। तो राहुल गांधी के फोन करने पर भी अगर नेता नहीं रुक रहे हैं तो फिर कृष्णा अल्लवरू और फिर राजेश राम जी की क्या हैसियत पार्टी के अंदर? और राहुल गांधी से रुकना नहीं रुकना अलग बात है, लेकिन एक्सरसाइज करना। वही खुशबहाल जी कांग्रेस के टिकट के लिए बात करते हैं। सही बात है। वो सोचे कितनी अटपटी बात है कि चुनाव से एक दिन, चुनाव में किसी ने कोई संपर्क नहीं किया, एक दिन पहले प्रदेश अध्यक्ष एसएमएस करके कह रहे हैं कि भाई महागठबंधन वाले को वोट दे देना। बहुत बड़ी पार्टी हो गए, 6 विधायक, आपके विधायक दल का नेता भी तक तय नहीं कर पाए। आप विधायक दल का नेता तो बनाते हैं,
4 महीने से आपका विधायक दल का और नेता इतने नहीं है विधायक बिहार के हैं कि अंदर, तय नहीं कौन कर पा रहे हैं विधानसभा में किसी लीड करेगा आपको मालूम नहीं है। विधायकों को बुलाकर राहुल गांधी मिलते नहीं है। एक बार जरा रवनीत बिट्टू ने भी इस पर रिएक्ट किया। रवनीत बिट्टू को भी इसी सत्र में, बजट सत्र के पहले हिस्से में राहुल गांधी ने पार्लियामेंट के गेट पर ही कह दिया था, हियर कम्स माय ट्रेटर फ्रेंड, गद्दार कह दिया था। बड़ा मामला बना था, वो बहुत उछाला उसको बीजेपी ने। बिट्टू भी बड़े नाराज हुए थे। अब उन्होंने कहा कि राहुल जी को अब पता लगा होगा कि गद्दार क्या होता है। हर राज्य में गद्दार बैठे हैं उन्हीं की पार्टी के अंदर। शब्द कहने का बहुत शौक है ना, अब उसे पता लगा हर स्टेट में उनके जो लोग हैं, जो राहुल गांधी की लेफ्ट राइट जो लोग रहते थे, वो आज वोट कांग्रेस को, मतलब शरीर को अलग अलग हिस्से जो आज छोड़ गए। अब पता लगा राहुल गांधी को भी ट्रेटर क्या कहते हैं, किसको कहते हैं। ये हैं ट्रेटर आपके, उनको संभालो। हम तो अलग दूसरी पार्टी में हैं, डंके की चोट पे हैं। जो आपकी पार्टी के साथ आपके लोग हैं, उनको भी आपके पास आपका विश्वास नहीं है, और इसीलिए वो रोज कहीं ना कहीं और जाके वोट करते हैं और जाके विश्वास करते हैं। अच्छा, ये कोई कांग्रेस के साथ पहली बार नहीं हुआ। ये तो चलिए विधायक हैं, कांग्रेस के बड़े बड़े नेता, राहुल गांधी के कोठरी के नेता, राहुल गांधी के दोस्त कहे जाने वाले ऐसे बड़े बड़े नेता, वो चले गए बीजेपी जाके ज्वाइन कर ली। एक आध तो सरकार भी ले गए अपने साथ जाते जाते, लेकिन राहुल गांधी ने कभी लोड नहीं लिया इसका। लेकिन अब ऐसे कितने दिन चलेगा? ये भी बताया जाता है कि राहुल गांधी ऐसे भी कहा करते हैं पार्टी की मीटिंग्स में, या कहते थे कि मुझे फर्क नहीं पड़ता, जिसको जाना है जाए, ये लड़ाई जो लड़ सकता है वही लड़े, जो मेरे साथ चल सकता है वही चले। चलने वाला कोई साथ बचेगा तो फिर आप पार्टी चलाएंगे ना। अगर यूं ही एक इक्का दुक्का करके भी लोग छिटकते गए, जैसे आप कह रहे थे, एक एक ईंट निकलती गई, तो किसी दिन तो घर ढह जाएगा। इसकी चिंता किसी को तो पार्टी में करनी होगी। अब त्रिपाठी जी बोलिए, आपको पूरा मौका। नहीं, किस चीज़ की चिंता करें भाई? आप लोग इतनी चिंता करा दे रहे हैं, किस चीज़ की चिंता करें? पार्टी का टिकट किसको देना है, पार्टी लड़ाना किसको है, उसका जीत जाए तो उसको बचाने पर भी चिंता करें। वो सोचिए, वो आदमी कह रहा है कि अल्लाह वरू ने फ़ोन किया था, जिसने टिकट दिलाया था उसने फ़ोन किया था, अब आपने उसको हटा दिया तो क्या करें? यानी कम्युनिकेशन टूट गया, उसका संपर्क ही नहीं हो पा रहा है सही आदमी से। मूल बात यह है कि कांग्रेस पार्टी एडहॉकिज्म पर चल रही है। मतलब जिसको अंग्रेजी में कहते हैं ना कि दे आर नॉट सीरियस अबाउट पॉलिटिक्स। उनको लगता है कि ये ठीक है भाई, हम हैं, चलो हमने जो कह दिया हो जाएगा। और उनके मन में एक कल्पना है कि आज नहीं तो कल भारत की जनता तय करेगी कि गांधी परिवार कहां है, हमारा प्यारा गांधी परिवार। उस उम्मीद में वो बैठे हुए, उनको कुछ करना नहीं है। बड़े घर के लोग करते नहीं है सर, आप बेवजह कर अपने आप क्यों देते हैं? देखिए, मेहमान जब रम जाते हैं ना प्रोग्राम में, अगली खबर का क्यों अपने आप दिया? गांधी परिवार गांधी परिवार केवल वही नहीं है जो 10 जनपथ में या सुनहरी बाग में बैठता है। गांधी परिवार और भी है। गांधी परिवार वरुण गांधी भी कहलाते हैं। तो वरुण गांधी की एक तस्वीर आ जाए, उन्होंने शेयर की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से उनके पूरे परिवार समेत उनकी मुलाकात की तस्वीर। ये आप उसको में आप देख रहे हैं। अब ये इसमें क्या खास है? वैसे तो कुछ नहीं, लोग मिलते हैं प्रधानमंत्री से, उनके पार्टी के लोग परिवार के सदस्यों के साथ जाकर के भी मिलते हैं। लेकिन वरुण गांधी का स्टेटस जो है वो अभी क्वेश्चन मार्क में है, और ये बड़े समय से क्लियर नहीं हो रहा है। एक वक्त वरुण गांधी, अब ये बात खैर बहुत पुरानी हो गई, वरुण गांधी को उत्तर प्रदेश में लीडरशिप के तौर पर कभी प्रोजेक्ट किया जाता था, ऐसा उनके बारे में सोचा जाता था, या सेंटर में एक बड़ी मजबूत भूमिका में उनको देखा जाता था। लेकिन वरुण गांधी पता नहीं कब जो है वो गायब हो गए, साइड लाइन हो गए, अपने किए से हो गए या कर दिए गए, खैर जो भी हो। लेकिन कई दिनों के बाद एक प्रधानमंत्री के साथ तस्वीर के जरिए उन्होंने ये बताने की कोशिश की है कि मैं भी हूं। इससे ज्यादा भी कुछ है इस तस्वीर में? देखिए, मैंने तो जो इसको देखने के बाद लिखा था, फिर से बोल देता हूं विस्तार से, कि अहंकार नहीं चलता है। गांधी परिवार का भी अहंकार नहीं चलता है। जैसे राहुल को अहंकार है, वैसे वरुण गांधी को भी अहंकार है कि मैं नेहरू जी के परिवार से, इंदिरा जी, संजय गांधी मेरे पिता, और वो ये मानते हैं। 2012 में भारतीय जनता पार्टी इनको मुख्यमंत्री पद के, मतलब सीधे सीधे चाहती थी कि ये मुख्यमंत्री बने। उस वक्त संघ के लोग भी इनको बड़ी भूमिका में देखना चाहते थे और उनको लगता था कि इनको आगे बढ़ाना चाहिए। कमाल की बात यह कि उस वक्त ये नरेंद्र मोदी को कैसे देखते थे? वो गुजरात से आगे का नेता नहीं देखते थे। वो मानते थे कि बस गुजरात तक हो गए, बहुत है, उसके ऊपर क्या होंगे। और उसके पीछे उनकी सोच क्या थी कि अरे भाई, ये तो नरेंद्र मोदी हैं, जो अक्सर चर्चा में होता है कि भाई वो तो घांची तेली समाज से आने वाले व्यक्ति हैं, तो कहाँ पूरे देश में इतना बड़ा नेता हो जाएंगे। फिर जब सबसे कठिन समय रहा बीजेपी के लिहाज से, नैरेटिव के लिहाज से, तो यही वरुण गांधी सबसे ज्यादा हमलावर रहे। बाकायदा अखबारों में लेख लिख कर, जब किसान
आंदोलन कर रहे थे तो सरकार के खिलाफ ये रुख अपनाए हुए थे, पार्टी में साइडलाइन हो गए, कोई भूमिका नहीं रह गई। अब इनको लग रहा है कि अब एकदम खत्म हो जाएगा, तो इनको लगा कि चलो ठीक है अब फिर से करना चाहिए, तो इन्होंने बाकायदा रिक्वेस्ट की। आगे की खबर सीधे समीर जी बताएंगे। है खबर सर, इसके आगे भी कोई खबर? हाँ सर, एक लाइन जोड़ दूं, किसान आंदोलन के समय सिर्फ इतना ही नहीं किया कि लिख करके, जितने भी उधर के एक उस समय फार्मर्स के लिए एक मैनिफेस्टो बनाया गया था। हाँ, और उस मैनिफेस्टो को लिखने वाला कौन व्यक्ति था? ये वरुण गांधी थे। कांग्रेस के एक बहुत बड़े कैबिनेट मंत्री के बारे में इनकी भाषा गाली गलौज की थी। प्रधानमंत्री के लिए अपशब्दों का प्रयोग करते थे बातचीत में। एक जाट नेता ने मुझे बताया ये बात। और कुछ भी ऐसा नहीं था जिसको कहा जा सकता है एरोगेंस, जिसको कहते हैं कि अपनी चरम सीमा पर था, जिसके बारे में अभी बातचीत की जा रही ना। अभी उन्होंने कहा कि पितृवत स्नेह और मार्गदर्शन उनसे मिला। ये तब हो रहा है जब आप राजनीति के हाशिए पर आप चले गए हैं। एक समय था कि उत्तर प्रदेश के चुनाव में, जो 22 का चुनाव था, उसमें वो भारतीय जनता पार्टी को डैमेज करने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ रखी थी उन्होंने। 24 में भी उन्होंने वही काम किया था। फिर भी प्रधानमंत्री कई बार यही लगता है कि क्या ऐसे ही लोगों को पुरस्कार मिलता है क्या? इसीलिए मैंने कहा समीर जी खबर देंगे। नहीं, अब इसमें आगे तभी बढ़ा जाए अगर आप लोगों को ये लगता हो कि राहुल गांधी की राजनीति में अभी कोई जान बाकी है, नहीं तो फिर आगे वरुण गांधी। मुझे लगता है कि उनको दोबारा यदि वो चाहेंगे, भारतीय जनता पार्टी, और यदि प्रधानमंत्री की कृपा होगी और पितृवत कृपा होगी, अभी मौके मिलना मुमकिन है, एस्टैब्लिश हो जाएंगे। अलग बात है, लेकिन मैं इसको उस कंट्रास्ट में देख रहा हूं जो आपने पहले स्टोरी की, कि राहुल गांधी को अपने लोगों से बात करने के लिए फुर्सत नहीं है और प्रधानमंत्री ने उनको बुला लिया। जो कारण जितनी बातें कही है वो मोटे तौर पर जो आपको पता है वो उनको भी पता होंगी, जिनके साथ तस्वीर है, उसके बाद भी उन्होंने बुलाया, ये मौका दिया। तो ये भी एक उस कंट्राडिक्शन को या कंट्रास्ट को या पैराडॉक्स को आप देखिए। मैंने उनके लिए बोला नहीं है। हालांकि वरुण गांधी की जो एंट्री थी वो एक लंबी कहानी है, लेकिन आज मैं इसको, राहुल गांधी को तो आज अपनी पार्टी में जो है विधायक, उनको बुलाने उनसे मिलने की फुर्सत नहीं है, और प्रधानमंत्री उनसे मिल रहे हैं जिनके बारे में चर्चित ये कहानियां जो आप बता रहे हैं। और प्रधानमंत्री जी ने ये कोई एक ऐसा काम नहीं किया है, जो भी उनको क्रिटिसाइज किया है उसको भी उन्होंने गले लगाया है, और इसके बावजूद भी उनको इंटॉलरेंट माना जाता है। आप इतना आज फिर बोलेंगे, बेहतर है कि कुछ अच्छा करें वो युवा नेता। चलें, अच्छा ठीक, आगे एक खबर आपको बताते हैं। अभी पीछे कुछ हफ्ते पहले सरकार ने वंदे मातरम को लेकर के जो गाइडलाइंस थी, जो उसका प्रोटोकॉल था, वो बदला था। उसका दर्जा एक किस्म से राष्ट्रगान के बराबर कर दिया गया। यह हुआ कि विधानसभा, पार्लियामेंट जहां पर भी राष्ट्रगान होगा वहां पर राष्ट्रगीत भी गाया जाएगा। तो तेलंगाना विधानसभा का बजट सत्र शुरू हुआ और सत्र के पहले दिन वंदे मातरम और जनगण मन दोनों से शुरुआत हुई। तो जैसे ही वंदे मातरम शुरू हुआ, AIMIM के विधायक जो हैं वो वहां पर वॉकआउट करके चले गए, यह आरोप लग रहा है। विधानसभा के सत्र की शुरुआत जनगण मन और वंदे मातरम दोनों से की गई थी और MIM को छोड़कर बाकी सारे दलों के विधायक वहां पर मौजूद रहे। सिर्फ AIMIM के विधायक वहां से उठ करके चले गए। इसको लेकर बीजेपी अब असदुद्दीन ओवैसी को घेर रही है और उनसे राष्ट्रगीत के अपमान का उन पर आरोप लगा रही है। People of Telangana or Hyderabad, they insulted the total nation. They are exposed before the people of this country. And just because they boycotted the Vande Mataram song when it was sung in the Assembly of Telangana, it is very clear that the party has decided not to participate, not to sing the Vande Mataram song. It is an insult to the nation. It is an insult to the people of this country. It is not only insult, it is the most communal, they are exposed as most communal party. They have no faith, they have no belief in India. They are only loyal to the Islam. They are not loyal to this country. वैसे ये जो हुआ है इसमें कोई हैरानी नहीं है, ये किसी न किसी दिन होना ही था। अब ये शुरुआत तेलंगाना से हुई, वरना आपको देश के पार्लियामेंट में भी दिखाई दे जाता। जब भी अगला सत्र हो सकता है तब आपको दिखाई दे जाए। ऐसे भी सांसद हुए हमारे यहाँ। ये तो राष्ट्रगीत की, वंदे मातरम की बात है जिस पर आपत्ति की ही जाती है, लेकिन लोग तो राष्ट्रगान में से भी उठ करके चले गए। ऐसे भी सांसद हुए हैं। तो ये होना चाहिए था, मतलब माफ कीजिएगा, ये होना ही था एक दिन। अब इसकी शुरुआत जो है वो तेलंगाना से हो गई। लेकिन जो भी बीजेपी के नेता बोल रहे थे कि ये दीज पीपल आर नॉट लॉयल टू द कंट्री, ये देश के वफादार नहीं है जो यहां से उठ करके चलेगा, इस पर भी बोलिएगा समीर जी।
देखिए, पहली बार तो तेलंगाना की विधानसभा में ऐसा हुआ नहीं। इसके पहले भी जब तेलंगाना के सत्र था, जब केसीआर वहाँ मुख्यमंत्री थे, उस समय भी एआईएम के विधायकों ने इस तरीके से व्यवहार किया था। और ओवैसी का तो बहुत क्लियर स्टैंड है। और ओवैसी की जो मानसिकता के लोग हैं, जो ओवैसी के विधायक है, जो कांग्रेस के अंदर मुस्लिम मानसिकता के विधायक है, वो तो कहते हैं कि भाई राष्ट्रगीत हो, राष्ट्रगान हो, हम इसकी परवाह नहीं करते। यह अगर विधानसभा में बचेगा, यह अगर लोकसभा में गाया जाएगा, किसी सार्वजनिक कार्यक्रम में गाया जाएगा, तो हम इसका बॉयकॉट करेंगे, हम वहाँ से वॉकआउट कर जाएंगे। या राष्ट्रगीत बचेगा तो हम वहाँ पर खड़े नहीं होंगे। तो ये तो ओवैसी का खुला रहा है। मुझे लगता है कि देश बार बार देख रहा है कि किस तरीके से ओवैसी के विधायक हो, अबू असीम आजमी ने जिस तरीके से समाजवादी पार्टी के जो महाराष्ट्र के अध्यक्ष हैं, उन्होंने किस तरीके से महाराष्ट्र विधानसभा में राष्ट्रगीत का अपमान किया था। जब राष्ट्रगीत बजने लगा तब वोट कर चले गए थे। तो ये कांग्रेस मानसिकता हो, समाजवादी पार्टी हो या तेलंगाना हो के एम के विधायक हो, जब भी इस तरीके से बात आती है तो बताते कि हमारे लिए हमारा धर्म पहले, हमारी कौम पहले है, हमारा इस्लाम पहले और भारत राष्ट्र उसके बाद में है। वो हर जगह बताते हैं और बड़े गर्व के साथ जब अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी में जाते हैं तो ये बताते हैं कि देखिए विधानसभा का सत्र चल रहा है और हम किस तरीके से वंदे मातरम का विरोध कर आपके बीच में आए। और उन्हीं के वोटर, उन्हीं के कौम के लोग उस पर तालियां बजाते। तो उनको पता है कि उनका वोट बैंक कौन सा है। उन्हें भारत राष्ट्र से मतलब नहीं है, उन्हें अपनी कौम से और अपने इस्लाम से मतलब है और वो उसी का अनुसरण कर रहे हैं। मुझे लग रहा है देश की जनता अब समझ रही है, आने वाले दिन में इनको सबक मिलेगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को लेकर एक बार फिर एक मौलाना ने खराब जबान का इस्तेमाल किया। इस बार हैदराबाद के मौलाना की बात हुई। हैदराबाद के सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर हैं ये, और इन्होंने योगी आदित्यनाथ को चैलेंज दिया कि अगर हिम्मत हो तो सड़क पर नमाज पढ़ने से रोक करके दिखाएं। सैयद अयूब नाम की सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर, माफ कीजिएगा, मौलाना नहीं है। इन्होंने कहा है कि यूपी के मुसलमानों को ईद पर सड़क पर नमाज पढ़ने के लिए उकसाया जा रहा है। और इन्होंने ये भी कहा कि अब योगी जी ने ये चुनौती दी है कि किसी को पढ़ने नहीं देंगे तो फिर हम पढ़ के दिखाएंगे भी। और मुसलमानों को भड़काते हुए इन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री योगी मुसलमानों के हर धार्मिक कार्यक्रम पर रोक लगा रहे हैं। ये कह रहे हैं कि ये व्यक्ति कह रहा है कि सड़क पर नमाज पढ़ेंगे। और तेलंगाना, ये भी हैदराबाद का इंसिडेंटली तेलंगाना का ही है ये आदमी भी, और तेलंगाना की विधानसभा में वॉकआउट हो रहा है वंदे मातरम पर। नहीं, मैं एक बड़े पत्रकार हैं, मैंने तो बहुत 5-6 महीने के बाद उनका देखा फेसबुक पोस्ट मेरे खिलाफ, उनका, बड़े लेफ्ट के पत्रकार हैं। मैंने एक बार कहा था कि जब ये बात कही जाती है कि ये देश किसका है, तो मैं बार बार कहता हूँ ये देश हिंदुओं का है, जिसमें मुसलमान भी रहते हैं, क्रिश्चियन भी रहते हैं। मुसलमानों को ये कहना बंद कर देना चाहिए और कोई ज़मीर उनका नहीं है ये बोलने का कि ये देश सबका है। पाकिस्तान ऑलरेडी मिल चुका है, उन्होंने, उनके बाप और दादे और उनके पुरखों ने मांगा था पाकिस्तान, धर्म के आधार पर ही उनको मिला। और दूसरी बात इसके साथ में जोड़ना चाहता हूं, उन्होंने जो कहा कि होली दिवाली सड़कों पर मंगाई जाती है, बिल्कुल मंगाई जाती है और मनाया जाना चाहिए। भारत के सनातन हिंदू राष्ट्र के कल्चरल स्पेस में मुसलमानों का बराबर का अधिकार नहीं हो सकता। कल्चरल स्पेस में इन्होंने थोड़ी वोट डाला था पाकिस्तान के लिए। सुन लीजिए, नहीं, ऐसा नहीं है सर, ऐसा नहीं है। जो उत्तर प्रदेश के मुसलमान, जो केरला के मुसलमान, जो महाराष्ट्र के मुसलमान, जिन्होंने थोक के भावे में मुस्लिम लीग के साथ समर्थन किया था, वो यहीं पर रह गए थे। उनकी मानसिकता में कोई परिवर्तन नहीं आया है। मैं बार बार इसको कहता हूं, इसलिए ये तर्क भी एकदम बेतुका तर्क है कि इनके पुरखों ने डाला था। इसलिए मैं बार बार, ये मुस्लिम मानसिकता का सवाल है। जब आपको राष्ट्रगीत क्या, एक बात मुझे बताइए, जिन्ना ने कहा था कि इट इज ए सॉन्ग ऑफ हेट, तो क्या वो सॉन्ग ऑफ हेट है? उसमें कैसी इस्लाम के खिलाफ है हेट क्या? लेकिन आज सॉन्ग ऑफ हेट के आधार पर ही उसी तर्क को भारत का मुसलमान कहता है। अच्छा, ना, वो कहता है कि हम खड़े नहीं होंगे। अच्छा, अगली खबर बता दीजिएगा, इस पे भी कोई एतराज की बात है क्या? एक वाराणसी से खबर आई, मैं थोड़ी देर सोचता रहा कि इस पे क्या मतलब खबर क्या है इसमें, फिर पता लगा इस पे एफआईआर भी हुई, मामला बड़ा है ये। बोट पर इफ्तार यात्रा, गंगा नदी में बोट पर इफ्तार यात्रा, और इफ्तार में फिर चिकन भी परोसा गया, बिरयानी भी परोसी गई, और इसके बाद इफ्तार में शामिल लोगों ने यह आरोप लगाया जा रहा है कि खाया था, होती है उसको ठीक दिया। इसको लेकर बीजेपी और कई हिंदुवादी संगठनों ने कार्रवाई की मांग की है। पुलिस ने इसमें एफआईआर दर्ज की है और जिन लोगों ने इफ्तार पार्टी की उनकी तलाश भी हो रही है। बताइए इसमें कुछ आपत्तिजनक यदि हड्डियां वहाँ पर फेंकी जा रही है तो मतलब एक नदी को प्रदूषित करने को लेकर और एक रिलीजियस हेट्रेड के तौर पर भी आप देख सकते हो कि किसी की धार्मिक भावनाओं को भड़काना। मैं
तीनों खबरें आप जो देख रहे हैं वो तीनों खबरें ही एक तरह से धार्मिक भावनाओं को भड़काने की एक एक्सरसाइज के तौर पे देखते हैं। मतलब ये बहुत ही मासूम जैसी खबरें नहीं हैं। इसमें कुछ हिस्सा वो भी है कि उसको भड़काने की कोशिश की जा रही है, लेकिन अब तो सब लोग कर रहे हैं। अब आप ये कह रहे हैं कि भाई कल्चरल स्पेस नहीं है मुसलमानों के लिए, तो फिर इस पर क्या टिप्पणी करनी चाहिए? यदि आप मुसलमानों को बराबर का कल्चरल स्पेस की मैं बात कर रहा हूं। बराबर का संविधान में तो मुसलमानों को बराबर का अधिकार है ना, क्रिश्चियंस को भी बराबर का अधिकार है, बौद्ध को भी बराबर का अधिकार है। मेरा पर्सपेक्टिव है। ठीक है, आपका कोई कल के जाकर के कोई कहेगा कि भाई आप तो यहाँ पर सारे पर्व त्योहार जो है हिंदुओं के 100 पर्व त्योहार मनाए जाते हैं, उनकी 100 छुट्टियां दी जाती हैं, हमको ईद पर भी 100 दिन की छुट्टियां दी जाए, ये भी क्लेम किया जाता है। तो मैं उन लोगों को ये बता देना चाहता हूं कि अमेरिका भी कहता है कि जो बाहर से लोग आए हैं उनको हम अपने कल्चरल स्पेस में बराबर का अधिकार नहीं देंगे। आपकी राय का अधिकार है, उनको आपकी राय पे आपत्ति करने का अधिकार है। हाँ, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। एक खबर पंजाब से भी आपको बता दूं, ये वाली सुन लीजिए। फिर दोनों लोगों को अपनी राय रखने का अधिकार है, लेकिन भाई साहब ये वाले बहुत ज्यादा हैं और उनको कोई अधिकार नहीं होना चाहिए। ये इस पर आपको घोर एतराज है? बिल्कुल घोर एतराज है। आप इसको जरा गंभीरता से समझिए, बहुत गंभीरता से समझिए। कई बार जब होता है मैं उसका विरोध करता हूं, और हमारे शहर में तो कुंभ ही हुआ प्रयागराज में। उस वक्त भी जब आया था किसी गैर हिंदू को नहीं आने देंगे, तो मैं बार बार कहता हूं कि ये तो असंभव है भाई, हमारी तो शास्त्रार्थ की भूमि है, तीर्थराज है, तो कोई भी आ सकता है, आइए मजे से, और वहां सब करते भी हैं। लेकिन अगर आप वहां पर गंगा किनारे हड्डी खा रहे हैं, चबा रहे हैं, नोच रहे हैं, तो आप नीच हैं। आपको अगर हिंदू आस्था के इतना सम्मान नहीं तो आप देश के खिलाफ जा रहे हैं, क्योंकि आप देश में एक दरार पैदा करना चाह रहे हैं, आप प्रहसन कर रहे हैं हिंदुओं का। आपको पता नहीं कि बनारस में गंगा जी पर आप इफ्तारी में दिक्कत नहीं है भाई। मैं कई बार ये कहता हूं, किसी को इफ्तारी में दिक्कत नहीं, होनी भी नहीं चाहिए, और उसका तो सम्मान किया जाना चाहिए। एक व्यक्ति रोजा रख रहा है, व्रत की तरह है, वो आके अपना रोजा खोल रहा है, लेकिन क्या इस तरह से गंगा नदी पर, पवित्र नदी है, पावन नदी है, और उस पे आप उसको हम मां मानते हैं, और वहां बैठकर और वो क्या क्या जितने तरह का मांसाहार है वो सब करेंगे। देखिए, दोनों बातें पहले प्रूव हो जाएं कि एक तो वहां मांसाहार हुआ और फिर जो खाया गया वो गंगा में फेंका गया। ये दोनों बातें ज्यादा ना गंगा किसी को हाथ करने वाली, गंगा में फेंकने की मैं बात ही नहीं कर रहा। अगर किसी ने बोट बुक की, मांसाहार हुआ है, नदी में जाकर के बोट बुक करके मांसाहार किया, तो वो भी आपत्तिजनक है। इतना ही पर्याप्त है इनको जेल भेजने के लिए, इसमें कोई हिब्बत नहीं है। मुझे आज कम आपत्ति हो रही है, मांस खाने में क्या आपत्ति है? किसी के खाने पर भी है, और नदी आपकी है क्या? किसी एक की है नदी? नदी तो सबकी है। नहीं, फिर मैं कह रहा हूं मस्जिद के आगे हम सुअर का मांस फेंक देते हैं, तो आप गलत तुलना कर रहे हैं। नहीं, गलत तुलना नहीं वही है। वो कोई घाट पे बैठ के थोड़ी, अरे भाई हम उसको मां मानते हैं, पूरी गंगा को हम मां मानते हैं। घाट पे आरती होती है, घाट पे धार्मिक कार्य होते हैं। सौरभ जी जरा इधर देखिए, जरा थोड़ा मैदान दे दीजिए। हर पूजा में गंगा जल हमारा यूज किया जाता है, और आप कह रहे हैं कि आप गंगा तो बंगाल से वहां तक बह रही है। आपकी है, केवल आपकी है गंगा कितने हजार किलोमीटर बह रही है सर? नहीं, बिल्कुल नहीं, आप सही कह रहे हैं। हमारी आस्था का सवाल बिल्कुल नहीं होना चाहिए। हम नहीं है, हम जब आपको कहने जाए एक मिनट हमने कहा कि मस्जिद के आगे हम सुअर का मांस रख दें, तो आपको बड़ी परेशानी होने लगी। हम वही तो बात तो कह रहे हैं कि हमारी आस्था उससे जुड़ी है। कर रहे हैं वो सरासर क्राइम है, क्योंकि वो उसी लिए कर रहा है, वो हमारी आस्था पर चोट पहुंचाने के लिए वो कर रहा है। अगर शाकाहारी है, इफ्तारी कर रहे हैं, तो कोई समस्या नहीं है। लेकिन अगर मांसाहार है, तो समस्या है। गंगा नदी पर मांसाहार नहीं हो सकता। आज के पंच आप बन जाइए सर। ये तो गलत है ना, निश्चित रूप से गलत है। इस तरीके से नदी पे नहीं होना चाहिए। और अगर आपको लगता है तो भाई आप अपने घर पे कीजिए, रमजान का पवित्र महीना चल रहा है, आप घर पे कीजिए, उसके बाद आप वहाँ पर घूमने आ जाइए। इस तरीके से वहाँ करना, और निश्चित रूप से वो कोई इतने समझदार तो होंगे नहीं कि जो खाया पिया होगा वो पैक करके कैरी बैग में लेकर गए होंगे, उन्होंने वो वहीं फेंका होगा। इसमें भी कोई बहुत वो नहीं है। अभी कानून अपना काम करेगा, पुलिस जांच कर रही है, लेकिन ये भी है कि वहाँ की पुलिस को देखना चाहिए कि इतने बड़ा इफ्तार वहाँ नदी पर हो रहा है, सजाया गया, इतने लोग गए, पुलिस को खबर भी नहीं वहाँ पर कि क्या हो रहा है। ये तो पुलिस का भी फेल्यूर है वहाँ पर।